औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनकम टैक्स की डेफिनेशंस के ऊपर बात करने लगे हैं और हमारा आज का लेक्चर इनकम टैक्स की जो डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके हवाले से हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें सारी की सारी बुक्स की जितनी भी डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। बिकॉज़ आपको पता है पेपर्स पैटर्न के हवाले से सबसे जो अहम टॉपिक होता है वो डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है और डेफिनेशंस भी इम्पोर्टेंट है, और डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड उसी मुताबिक लिखनी पड़ती है और फिर आपको एक्सप्लेन भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, एक तो आपने इसको समझना है, याद करना है, दूसरा आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशंस को वो है अकोमुलेटेड प्रॉफिट। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, अकोमुलेट प्रॉफिट क्या है? एनी रिजर्व मेंटेन बाय बिजनेस आउट्स ऑफ इट्स प्रॉफिट। ऐसा रिजर्व, एनी रिजर्व मेंटेन बाय बिजनेस आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। देखिए, बिजनेस कोई भी है वो प्रॉफिट आप उसमें अर्न करते हैं। बिजनेस आप जब करते हैं आपको प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है बिजनेस में, जैसे हर बिजनेस को प्रॉफिट होता है, तो वो कुछ पैसे रिजर्व कर लेता है। जैसे आपके पास सेविंग होती है, हर बिजनेस को एक अपने एक्सपेंसेस करता है और फिर वो पैसे रिजर्व रख लेता है। यानी जैसे घर में भी अगर आप देखें तो एक्सपेंसेस होते हैं और फिर कुछ पैसे आप गले में रख लेते हैं। तो वो जो आप सेव करके रखते हैं उसको बेसिकली रिजर्व बोलते हैं। बिजनेस में आपको जो प्रॉफिट होता है और उसमें से जो पैसे आप सेव कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, उसको हम लोग अकोमुलेट प्रॉफिट बोलते हैं। इसके अलावा भी लिखा हुआ है ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अप टू द डेट दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो बाकी जो पैसे आप रिजर्व कर लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकोमुलेट प्रॉफिट। These profit kept it whatever shape, whether capitalized or not। हो सकता है वो प्रॉफिट आपने ये तय किया है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है, और इसको आप ट्रीट कर लेते हैं अकोमुलेट प्रॉफिट अप टिल देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर। जब तक आप इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तब तक आप इसको क्या कर देंगे? अकोमुलेट प्रॉफिट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी कीजिएगा आप। अब मैंने अकोमुलेट प्रॉफिट की एक्सप्लेनेशन कर दी है। अब हम आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो है अपेलेंट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 2। सो अपेलेंट ट्रिब्यूनल स्टूडेंट, ये भी बहुत अहम डेफिनेशन है। अपेलेंट ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल एक अदालत की तरह ही, ये कोर्ट की तरह ही होता है। ठीक है, ये कोर्ट की तरह ही है। तो अपेलेंट ट्रिब्यूनल क्या है? अपेलेंट ट्रिब्यूनल अब हम स्टडी करते हैं जी, बहुत ही अहम है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स डिपार्टमेंट। दो, अब देखिए ना, एक टैक्स पेयर है, जैसे आप हैं, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आप टैक्स पेयर हैं, ठीक है, FBR में आप रजिस्टर्ड हैं, आप टैक्स पे करते हैं। और एक होता है टैक्स का डिपार्टमेंट। अब आप और उसमें दरमियान अगर कोई मसला आ जाता है, ठीक है, एनी डिस्प्यूट का क्या मतलब है? कोई लड़ाई। आप कहते हैं कि मेरा इतना टैक्स बनता है, जबकि डिपार्टमेंट कहता है कि आपका इतना टैक्स बनता है, या कोई भी टैक्स के रिलेटिव आपकी लड़ाई हो जाती है या कोई मसला बन जाता है, तो उसका मसला कहाँ पे सुना जाएगा? ये आगे लिखा हुआ है, टैक्स डिपार्टमेंट अपील कैन बी मेड टू द अपेलेंट ट्रिब्यूनल। जैसे अगर आपकी लड़ाई हो जाती है कि ज़मीन के मामले में, तो आप कहाँ जाते हैं? कोर्ट में। इसी तरह टैक्स के मामले में अगर आप टैक्स जो अदा कर रहा है और टैक्स जो डिपार्टमेंट है, उन दोनों में अगर कोई मसला आ जाता है तो उसकी अपील कहाँ पे जाएगी? वो अपेलेंट ट्रिब्यूनल सुनेगा और फिर वही फैसला करेगा। इसे क्या कहते हैं? आगे पढ़िएगा। दिस इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ टैक्स।
ये सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, जुडिशल अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ टैक्स, टैक्स के मामलात के हवाले से, ठीक है। इसे अपेलेंट ट्रिब्यूनल कहते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल एज वेल एज अकाउंटेंट मेंबर। इसमें जो जज वगैरह वो भी होते हैं, वो तो लाजमी है, लेकिन इसके साथ अकाउंटेंट भी होते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट जो हिसाब किताब करते हैं तो वो ज़रूरी है, क्योंकि ये टैक्स के मामलात हैं, तो टैक्स एक्सपर्ट्स भी इसमें होते हैं और जज जो इसके अंदर होते हैं वो भी हैं। द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल जो गवर्नमेंट है वो मेंबर अपॉइंट करती है इसके, ठीक है, कि वही इसका बेंच बनाती है अपीलेंट ट्रिब्यूनल के वाले से, अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बारे। द डिसीजन ऑफ अपीलेंट ट्रिब्यूनल ऑन द पॉइंट ऑफ फैक्ट्स इज फाइनल। तो ये जो डिसीजन करते हैं यही फाइनल डिसीजन होती है। हाउएवर इन द केस ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ मैटर बी रेफर टू हाई कोर्ट फाइनेंस एक्ट 2010 हैज़ एडिड द अपीलेंट ट्रिब्यूनल मीन्स द अपीलेंट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। सो अपीलेंट ट्रिब्यूनल ये एक डिसीजन करता है जो भी आपके टैक्स के हवाले से मसाइल होंगे उसमें, और टैक्स डिपार्टमेंट भी केस सुनेगा, केस सुनकर फैसला करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो क्लियर है ये अपीलेंट ट्रिब्यूनल भी। अब मज़ीद आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड। अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड, तो इसको भी स्टडी करते हैं जी। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस ये क्या कहता है जी, द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, देखें गवर्नमेंट के इदारे हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मेंटेन ग्रेजुटी फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉय। तो अक्सर वो अपने फंड, अपने जो एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट अच्छे जो कंपनीज हैं, वो अपने जो भी एम्प्लॉय हैं उनको बेनिफिट देना चाहते हैं। द अमाउंट्स इन दीज फंड कंटिन्यू टू बी अकोमुलेट फ्रॉम ईयर टू ईयर, नॉर्मली पेड टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये एक फ़ंड होता है अप्रूव ग्रेजुटी फंड, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी देती है और गवर्नमेंट इदारे भी देते हैं, और ये अमाउंट हर साल जमा होती है अकाउंट के अंदर, और ये नॉर्मली जब आप रिटायर हो जाते हैं तो तब आपको ये फ़ंड दिया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस द अमाउंट इज़ पेड टू हिज फैमिली। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस तो इसकी जो फैमिली है इसको ये अमाउंट पे की जाती है। द एम्प्लॉयर गेट्स अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ हिज ग्रेजुटी फंड इज अप्रूव इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो इससे बहुत से बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। तो ये है अप्रूव ग्रेजुटी फ़ंड। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा अप्रूव्ड ग्रेजुटी फ़ंड। अब हम बात कर लेते हैं सुपर अप्रूव सुपर एनोवेशन फ़ंड, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डेफिनेशन, सेक्शन भी आप साथ साथ पढ़िएगा। सो ये अप्रूव सुपर एनोवेशन फ़ंड क्या है। Superannuation fund are also maintained by organization to provide benefit to employee। तो ये फंड भी जिस तरह आपने ग्रेजुटी फंड पढ़ा है, तो ये भी कोशिश यही की जाती है कि रिटायरमेंट के वक्त आप अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देते हैं। तो ये सुपर एनुएशन फंड है, ये भी रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। द अमाउंट इन दिस फंड इज़ कॉन्टीन्यूसली कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। लेकिन इसमें जो अमाउंट होती है वो जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है, वो बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है। दीज अमाउंट्स आर पेड टू द एम्प्लॉय एज एन्युटी एंड पेंशन। ये बहुत अहम बात है कि ये जो अमाउंट होती है ये आपको जब आप रिटायर होते हैं तो एन्युटीज़ की शक्ल में मिलती हैं, और या तो पेंशन, जैसे मंथली आपको पेंशन मिलेगी 30,000 है, ठीक है। इसी तरह हर माह आपको 30,000 रुपया पेंशन मिलती रहेगी, ये फ़ंड इस तरह मिलेगा। तो ये जो फंड होता है सुपर एनुटी, ये पेंशन की शक्ल में मिलता है या आप एनुटी की शक्ल में मिलता है। आफ्टर द रिटायरमेंट इफ़ दे बिकम इनवैलिड बिफोर रिटायरमेंट, सो इन केस ऑफ डेथ ये फैमिली को मिल जाता है अगर कोई डेथ हो जाए। तो बेसिकली ये भी फंड जो है ये भी रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, बट इसकी नेचर डिफरेंट है। इसमें जो कंट्रीब्यूट करता है वो मालिक ही करता है, यानी जो पैसे देता है, मतलब हर महीने जितने भी वो अमाउंट
जो अमाउंट काटता है। तो क्लियर है ये भी, सुपर एनुएशन फंड। अब हम आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये बहुत अहम है। सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म, जैसे कोई फर्म होती है वो आ हिंदू अनडिवाइडेड डिवाइडेड फैमिली, सॉरी, द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये बेसिकली जैसे जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर होता है फैमिलीज़ में, उसको कहते हैं। तो एक टर्म बताई गई है कि जो जॉइंट फैमिली रहते हैं वो भी एओपी में आते हैं। लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं घर में ही, ये 7 भाई हैं तो वो इकट्ठे रह रहे हैं, 5 है, तो बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड एक टाइटल दिया गया है, ठीक है, कि जो भी डिफरेंट एरिया के लोग हैं या मतलब फैमिली में इकट्ठे जो रहते हैं उन उन उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और अगर कोई पर्सन है जो आर्टिफिशियली है, ठीक है, लॉ के हवाले से, एनी बॉडी ऑफ पर्सनस फॉर्म अंडर अ फॉरेन लॉ, अगर कोई पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन लॉ के मुताबिक बनाई गई है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक बनाई है, वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आएगी। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, लेकिन इसमें जो कंपनी होती है, जो इंस्टा कंपनी है, वो नहीं ऐड आएगी, वो इसमें शामिल नहीं है एओपी में। बाकी एओपी में फर्म्स भी ऐड हैं, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर मिलके अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अक्सर मिलके जॉइंट फैमिलीज में लोग मिलके ही एसोसिएशन बना लेते हैं, काम करते हैं। तो बेसिकली ये सारी जितने भी वर्क हैं ये सारे एओपी में आएंगे। तो ये एओपी की डेफिनेशन है, इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अब मज़ीद हम आगे चलते हैं, बेनिफिशियल ओनर पढ़ते हैं। बेनिफिशियल ओनर इज़ अ पर्सन हु ओन्स, जो अपने पास रखता है, और कंट्रोल एनी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन थ्रू एट लीस्ट 25% ऑफ शेयर और वोटिंग राइट्स। देखें, अगर किसी भी बंदे के पास 25% किसी भी कंपनी के शेयर होते हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के, उसके पास कम से कम 25% शेयर है या वोटिंग राइट है, यानी वो शेयर होल्डर है, तो हम इसे कहेंगे बेनिफिशियल ओनर। इनकम टैक्स की लैंग्वेज इसे क्या बोलेगी? बेनिफिशियल ओनर। सो एक्सरसाइज अल्टीमेट अफेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनी, तो ये बेसिकली इसका हिस्सेदार हो जाता है कंपनी का, तो इसे कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। डिसीजन मेकिंग में भी शामिल हो जाता है। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन थी बेनिफिशियल ओनर की, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं मज़ीद। स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आ गई जी, एग्रीकल्चर इनकम। सो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम? द एग्रीकल्चर इनकम मीन्स इनकम, ऐसी इनकम जो कि ड्राइव फ्रॉम लैंड, जो मतलब आपने ज़मीन ली है जो कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो लैंड से आप कुछ कमाते हैं। लैंड इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ये लैंड मौजूद है, ये नहीं है कि ये अमेरिका में है, तो फिर हम इसे इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। थर्ड स्टेप पे लिखा हुआ है लैंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ये नहीं है कि लैंड पे आपने कोई हवेली बनाई हुई है, लैंड आपने इसीलिए बनाई है वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करना है, फसलें आपने उगानी है। सो ये सारा काम अगर होता है तो उससे हम मतलब ये लैंड अगर पाकिस्तान में है और उस पर आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं और आपको इनकम हो रही है, तो फिर हम कह सकते हैं द एग्रीकल्चर इनकम। सो स्टूडेंट, ये डेफिनेशन थी एग्रीकल्चर इनकम की, उम्मीद है आपको क्लियर हो। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बिजनेस की डेफिनेशन, ये भी बड़ी अहम है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स सेक्शन 210। इसके तहत द बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, इसमें ट्रेड भी आ जाती है, कॉमर्स भी आ जाता है, मैन्युफैक्चर भी आ जाता है, प्रोफेशन, वोकेशंस और एडवेंचर, ये सारा कुछ आ जाता है इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स। सो बेसिकली बिजनेस की डेफिनेशन में जो आप ट्रेड करते हैं, दो पार्टीज मिलके एक चीज़ बेचता है, एक खरीदता है। कॉमर्स जो हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हैं।
इसमें मैन्युफैक्चर भी आ गया, या प्रोफेशनली आप कोई काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द बिजनेस डेफिनेशंस। सो ये बिजनेस की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइलर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फाइलर क्या है? फाइलर मीन्स एनी पर्सन हुज नेम, जिसका नाम इज इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इशू बाय। तो जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होती है, यानी इनकम टैक्स जो लोग पे करते हैं, जो एफबीआर में रजिस्टर होते हैं, सो ऐसे बंदा जिसको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इशू करता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड मतलब एफबीआर। एफबीआर जिसकी लिस्ट बताता है कि एफबीआर में ये लोग मौजूद हैं जो अपना टैक्स वगैरह के बारे में टैक्स पे करते हैं, टैक्स के हवाले से अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करते हैं। सो वो फाइलर कहलाते हैं, अपना इंफॉर्मेशन देते हैं एफबीआर को कि मैंने इतने साल में पैसे कमाए हैं, मैंने ये किया है। तो दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कौंसल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये कौंसल है गिलगित बल्तिस्तान कौंसल। तो ये डिफरेंट कौंसल के तहत भी लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में। तो इसको हम बोलते हैं फाइलर, जो कि एफबीआर की लिस्ट के मुताबिक अपना सारी मालूमात प्रोवाइड करता है एफबीआर को, और इसकी रजिस्ट्रेशंस होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतनी ही डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो डेफिनेशंस होंगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो सब्सक्राइब माय चैनल। और आज की अच्छी बात अगेन वही कि हम हर लेक्चर के एंड पे बहुत सी अहम बातें भी सीखते हैं। और मैं क्योंकि आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुख्तसर है, और हम सबको अपने अमाल के बारे में भी सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दरूद शरीफ पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ते रहें, इस पे अमल करते रहें। और अगर आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे, ये मेरा मानना है, अगर आप दरूद शरीफ को इस जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की उसको ऐड करेंगे। बहुत से बच्चे पूछते हैं, बहुत से क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स कि याद नहीं रहती डेफिनेशन। तो बेटा एंड पे यही कहूँगा कि याद रखने के लिए आप सबको एक अहम बात बताता हूँ जो मैंने आजमाया भी है, कि आप जब भी इसको याद करने लगें तो अल्लाह के नाम से शुरू करें। दूसरा, आप इसमें हर बार बार दुरूद शरीफ पढ़ें। और दुरूद शरीफ तो वैसे ही वो शफा बख्श चीज़ है, इसका बहुत फ़ायदा है, आपको बड़ा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ते जाएं। यही पैगाम है आखिर में। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आप सबको कामयाब करे, हम सबको कामयाब करे, और अल्लाह हम सब पर अपना हाथ फजलो करम फरमाया। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।